नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। यहाँ पे आए हुए सभी दर्शकों को राज एंटरटेनमेंट थिएटर ग्रुप एवं शक्तिमान इंस्टीट्यूट की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आपका दोस्त और होस्ट कुशवाहा सम्राट। आज यहाँ पे हम जिस नाटक का मंचन करने जा रहे हैं उस नाटक का नाम है दूसरा अध्याय, जिसके लेखक हैं अजय शुक्ला जी और जिसका निर्देशन किया है शिवम शर्मा जी। आशा करता हूँ यह नाटक आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए हम नाटक को शुरू करते हैं। एक और बात, नाटक शुरू करने से पहले आप सब लोग अपना मोबाइल और साइलेंट मोड पे लगा लीजिए या फिर स्विच ऑफ कर लीजिए, ताकि बीच में कोई परेशानी ना हो सके। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अभय है, सरनेम भी है, और उसके लिए ना तो मैं जिम्मेदार हूँ ना उससे आप कुछ। प्रश्न ये नहीं कि मैं कौन हूँ, प्रश्न ये है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। मैं यहाँ अक्सर आता हूँ, क्यों? शायद सोचने कुछ पुरानी बातें। एक तो इस रेस्टोरेंट में भीड़ नहीं होती है, तो यहाँ आकर दोहरा लेता हूँ जिंदगी के वो मोड़ जो आज भी मेरे जहन में कल की घटना की समान। और ऐसी बातें सोचने के लिए शांति चाहिए, दुनिया है। मैं और नीरजा भी अक्सर यहाँ आते थे, तो बहुत बातें करते थे। हमेशा मैं समय से पहले आ जाता था और करता रहता था। आप शायद जानना चाहेंगे ये नीरजा कौन है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। नीरजा से पहली बार आज से मैं करीब 15 साल पहले मिला। 15 साल, कितना लंबा समय निकल गया। तब मैं यही कोई 37-38 साल का था, ना बूढ़ा ना जवान, या कह लीजिए अलग अलग संदर्भ में दोनों ही। कैरियर में बहुत अच्छा जा रहा था। महत्वाकांक्षी तो नहीं मानूंगा, अपने आप को पता ये अहम जरूर था कि मैं अपने साथियों से बेहतर हूँ, ज्यादा डिजर्विंग हूँ, आगे तक जाऊंगा। मेहनती शुरू से रहा, यानी मेरा प्रोफेशनल जीवन मात्र सफलता की सीधी लकीर नहीं। हाँ, व्यक्तिगत जीवन उतार चढ़ाव रहे अपने व्यक्तिगत जीवन में। पर कभी किसी को गलत नहीं बोला। तो केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि जब मैं नीरजा से मिला तो ये मान चुका था कि अपने आप को काम में भुला देना ही भला है, और उससे जो सफलता, कम उम्र में प्रतिष्ठा मिली, उसका अपना ही विश्वास। पर वो मैं ना मेरी मांग थी, और इस आवाज से कभी छुटकारा भी नहीं।
लगती थी कुछ शून्यता सी। शायद ये शून्यता है मेरे अंतःकरण में थी। तब एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग के दौरान हम लोग मद्रास गए और वहाँ मेरी मुलाकात हुई नीरजा से। वो भी नौकरी करती थी, सुसंस्कृत थी, शादीशुदा और लगभग मेरी उम्र की। ये जानकर अच्छा लगा कि हम लोग दिल्ली से हैं पर पहले कभी मिले नहीं थे। 15 दिन साथ रहे और ऐसा लगा कि ऐसे सब कुछ बदल सके। कभी कभी सोचता हूँ कि अचानक इस समूह में मेरा ये अपरिचित क्यों इतना अपना अपना सा प्रतीत होता है? क्यों लगता है अपना अपना खोया अर्ध स्वयं सा? और ये विनय आभास कैसे बदल देता है सब कुछ? बादलों में, वर्षा में, बिजली और गर्जना में कुछ उत्साह प्रतीत होता है, कुछ नए अर्थ की चाह होती है। हर यथार्थ में प्रकृति का प्रतिक्रम अर्थहीन, संवेदनहीन है। हमारा ही बदल जाता है दृष्टिकोण। फिर सिद्धांतों का क्या मूल्य जब हम खुद ही बदल जाते हैं? इसीलिए आता हूं मैं यहाँ। अब शायद नीचा तो कभी नहीं आएगी, पर हाँ, ये स्मृतियां, ये कल्पनाएं, इन पर तो मेरा पूरा अधिकार है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि 15 दिन हम लोग साथ रहे और जैसे लगा कि सब कुछ अब है 15 नहीं 16। ट्रेन में भी तो हम लोग साथ में थे। हाँ राइट, 15 नहीं 16। ट्रेन में भी हम लोग साथ ही थे। नीचा
आर माई सोलमेट। पागल। पागल? हाँ बे। मैं पागल हूँ? हाँ। पर क्यों? क्योंकि तुम मुझे चाहने लगे हो। मगर क्यों? अभय, I also started loving you. सच में क्या? हाँ, सच। मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। सुनो ना अभय, पर मुझे लगता है हमें शायद अब यहाँ रुक जाना चाहिए। तो क्या तुम रुक पाओगी? नहीं, मैं नहीं रुक पाऊंगी। अभय, I love you, I love you अभय, I love you। क्या कर रही हो? गिर जाओगी। मुझे गिर जाने दो अभय, I love you। हवा भी है जवा जवा, फिजा भी है रवा रवा, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां। और एक अजीब सी मनस्थिति में लौटा। अशांत तो रहता था मैं पहले भी, पर इस अशांति में भी एक हलचल मची, एक शांत सी अस्थिरता, गूंगा भूचाल, जैसे मानो बादल हट गए और सभी प्रश्न चिन्ह स्वतः डूब गए उस कोलाहल। और उसके कुछ दिनों बाद, आज से करीब 15 साल पहले, मिले बैठे कुछ निर्णायक बात। हेलो। इज इट 50701? यस। हाँ, जरा नीता जी को बुला दीजिए। आप कौन बोल रहे हैं साहब? मैं दिवाकर राव बोल रहा हूँ। अच्छा साहब, अभी देता हूँ फोन। हेलो। हाँ दिवाकर बोलो। अरे मैं दिवाकर नहीं, मैं अभय बोल रहा हूँ। You crook, why you had to do this trick? जिससे लोगों को लगे तुम्हारे पति का फोन है और तुम दौड़ी चली आओ। अभय, तुम ना बड़े बदमाश हो यार। वो तो हूँ। I know। जानती हो, अच्छा एक काम, हम लोग मिले कहाँ पर? वही जहाँ कोई सन बेकर्स रेस्टोरेंट, सीपी इधर सर्किल। हाँ I know। अच्छा कितने बजे मिलना? यही कोई दोपहर के 3:30 बजे। जानती हो, उस समय वहाँ कोई नहीं होता है, हम लोग आराम से बात कर लेंगे। ओके। और सुनो, हाँ आई लव यू। ओके बाय अभय। और सुनो, हाँ क्या है? वो बुढ़ा टकलू वहीं पर है क्या? कौन? अरे तेरा बॉस। शट अप, बाय। क्या लेंगे साहब? अभी बताता हूँ। अच्छा साहब।
आज कितनी गर्मी हो रही है। अब बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। कब से इंतजार कर रहे हो? जब से तुमसे मिला हूँ। तुम भी ना हो। ये हाँ, क्या लेंगे साहब? साहब हाँ, क्या लोगी? कोल्ड कॉफी? 2 कोल्ड कॉफी। ओके, थैंक यू। अब बोलो कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, लग गए वापस काम पर? हाँ, कल भी गया था। कल ही? माय गॉड, तुम आते ही ऑफिस चले गए? और करता भी क्या? मैं तो कल सारे दिन सोती रही। सच, ये मद्रास का ट्रिप इतना टायरिंग था। दिवाकर ने भी कल अपने ऑफिस की छुट्टी ले ली थी। हाँ, मैं तो आके 11:30 बजे तक नहा धो के तैयार हो गया। उसके बाद घर पे क्या करता, ऑफिस चला गया। वहाँ से फोन किया तो मैंने, पता लगा कि तुम आ जाओगी। तो फिर ऑफिस छोड़ कर मिलने की क्या सोची? ऑफिस में मन नहीं लग रहा था, तुमसे मिलने का। अब है, मैं जानती थी तुम्हारा फोन जरूर आएगा। जानती थी या चाहती थी? इंतजार कर रही थी। हाँ, मैं ये कह रहा था क्या? कि हम लोग 15 दिन साथ रहे और पिछले 24 घंटे से ज्यादा दूर रहे। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? कैसा अजीब सा? कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, जैसे कुछ मिसिंग हो। हाँ है, मैं जो मिसिंग थी। तुम ऐसे क्यों हंस रही हो? मैं सीरियस हूँ। अरे तो क्या करूँ बाबा? जानती हो, तुम्हारा ऐसे खुलकर हंसना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी ये। अच्छा ठीक है, बताओ क्या हुआ? बोलो। हाँ, क्या कभी कभी? कभी कभी ये लगता है कि तुम इस हंसी के पीछे कुछ छिपा रही हो। हाँ शायद, मगर अब तुम ये कैसे जान जाते हो? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। हंसो हंसो, आई लाइक इट। अब रोते रहने से तो हंसना ही अच्छा है ना। और वैसे भी ना, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो किसी ना किसी बात को लेकर रोते ही रहते हैं। जस्ट लाइक मी। हाँ ऑब्वियसली। अच्छा, अब तो मैं क्या कह रहा था कि तुमने मुझे बहुत मिस किया। और तुमने कैसा महसूस किया कब? पिछले 24 घंटों में? मैं तो सारे दिन सोती रही, फिर बाद में बच्चे परेशान करने लग गए। एक्चुअली ना, मैं पहली बार बच्चों को ऐसा अकेला छोड़कर आई थी। पहले और भी आए थे ट्रेनिंग कोर्सेज, मगर मैं किसी न किसी बहाने एक्सेप्शन ले लिया करती थी। और इस बार क्यों गई? ऐसे ही उपसी गई थी। किस चीज से? किसी चीज से नहीं, अब है कह लो अपनी बेकार मनोटना जिंदगी से। पता नहीं, बात बात में ना खींच सी होती थी। और फिर बाद में ये चांस आया तो मैंने सोचा अच्छा है ना कि कुछ चेंज हो जाएगा मेरे लिए। और फिर क्या चेंज रहा? अब है, अब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ही चेंज हो गई हूँ। अच्छा नीचे हाँ। तुम्हें याद है तुमने पार्टी में एक गाना गाया था? हाँ याद है मुझे। और आते समय ट्रेन में भी गाया था। हाँ बाबा याद है। एक बार गाओ। यहाँ? हाँ अबे तुम पागल हो गया? गाओ ना। नहीं अबे, तुझे शर्म आती है यार। गाओ ना। अबे वेटर।
अब बताओ क्या करती रही पूरा दिन? बस बातें होती थी। बताया मैंने सबको मद्रास ट्रिप के बारे में। और क्या? और कुछ नहीं? तुम्हारे बारे में सोचती रही। सच अब है, तुम कितने फनी हो यार। याद है वो तिवारी साहब के मैजिक शो वाली बात? मैंने दिमाग को तुम्हें बताया कि कैसे तुम मुझे इतना हंसा रहे जो। और कोई बात रह तो नहीं गई जो दिमाग को तू बता के मैं भूल गई? हाँ, एक बात रह गई। क्या? कि मैं एक पागल लड़के से प्यार करने लग गई। हेलो, ना तो मैं पागल हूँ ना लड़का हूँ। आई एम मैन, मैच्योर्ड मैन। हाँ जानती हूँ, मैच्योर्ड मैन। मगर कभी कभी ना तुम एकदम बच्चे से लगते हो। अच्छा ये बताओ, तुमने मुझे मिस किया? तुम इतनी देर से यही पूछना चाह रहे थे ना? हाँ बाबा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें याद किया, तुम्हारे गाए हुए गाने दोहराता रहा। सच में नीता, तुम बहुत अच्छा गाती हो। एक वादा करो। क्या वादा? यही कि तुम गाना गाना मत छोड़ना। ठीक, बाय। तुम्हें पता है तुम्हारी नौस बोले कहाँ कहाँ भटका? खाना खाया? अरे भाग नहीं जाते तुम्हें किसी को क्या? मैं क्या करती? सभी लोग साथ में थे, तुम ही नहीं पूछ रहे थे। अरे भाड़ में जाए सब। अब मैं मेस का खाना खा अगर बोर हो चुकी हो। अच्छा आज चलो तुम्हें प्रॉन्स खिलाता हूँ। प्रॉन्स? लवली। यही मैं हूँ ना, बरामदे में बैठकर आराम से खाएंगे। कह नहीं सकती कि तुम्हें बाहर जाना है? ऑकवर्ड सा लग रहा हो। और मैं जो 3 घंटे तुम्हारा वेट करता रहा उसका क्या? चलो खा लो। फॉरगिव अबाउट इट। लगता है आज तुमने काफी पी ली। हाँ और भी दूंगा। तुम्हें क्या? कुछ नहीं, किसी और के लिए तो अपनी तो चिंता करो। तुम्हें क्या? अबे रुको। प्लीज बिहेव योरसेल्फ। अरे तुम जा कहाँ रहे हो? डोंट टच मी। अबे क्या हुआ? कुछ नहीं अब मैं बस सोच रही थी कि कैसे हम इतने कम समय में इतनी ज्यादा इंटीमेसी हो जाना। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कभी होगा, कोई मिलेगा और इतना अपना सा लगेगा। अच्छा अब ये बताओ, क्या सोचा इस बारे में? अपने बारे में? मैं समझी हूँ। तुम सब समझ रही हो, यही तो हमारी दोस्ती का कारण रहा, क्योंकि हम एक दूसरे को पूरी तरह समझते हैं। हाँ है, लेकिन मैंने ठीक से इस बारे में सोचा नहीं है। सच? हाँ मतलब असल में मैं अकेले इस बारे में ठीक से सोच ही नहीं पाई। मैंने सोचा था तुमसे मिलकर बात करूंगी, तुमने तो सोच ही लिया होगा ना? हाँ, और तुम्हें बता भी दिया था। क्या? यही नहीं जाती, तुमसे मिलने के बाद, तुम्हें समझने के बाद बहुत शांति से मिली। और ऐसा लगा कि ये भावना मात्र मेरी अपनी तरफ से नहीं, तुम भी ऐसा महसूस कर रही हो। और अपने आप से बड़ी जद्दोजहद करने के बाद ये सोचा कि हम लोग हमेशा साथ रहें तो जिंदगी कुछ और होगी, जिंदगी में कुछ जान होगी। अबे तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे क्या लगा था? पहली बार फॉर्मल इंट्रोडक्शन के समय, है ना? हाँ। क्या लगा था? मुझे लगा तुम बड़े अकड़ू, बड़े सड़ियल टाइप के इंसान हो, जैसे किसी को कुछ समझते ही नहीं हो। और फिर क्या लगा? बाद में मैंने पाया कि तुम्हें समझना बड़ी जल्दी शुरू कर दिया। पाया अब है कि ये तो एक नकाब सा है जो तुम दुनिया वालों के लिए पहन रहे हो। असल में तो तुम बड़े सॉफ्ट, बड़े सरल किस्म के इंसान हो। याद है उस दिन जब मैं हॉस्टल की सीढ़ियों से गिरी, पूरी तुम्हारी वजह से, ठीक है ना? ना तुम पार्टी छोड़कर जाते हो, ना मैं तुम्हारे पीछे पीछे भागती, और कैसे फिसल के गिरी थी मैं, याद है? सोचो अगर सर पर चोट खाकर गिरती तो। वो तो थैंकफुली डॉक्टर काला भी तुम्हारे पीछे आ रहे थे, उन्होंने ही उठाया था मुझे उस दिन। मैं भी तो तुरंत आ गया था ना। हाँ मैं जानती हूँ, तुम्हारे चेहरे पर जो भाव देखे मैंने उस दिन, तुम कुछ कह नहीं सके मगर तुम्हारी आंखों ने सब कह दिया। तुम्हें बहुत दर्द हुआ। हाँ
मगर हमदर्दी और ग्लानि का भाव जो तुमसे पाया, ऐसा लगा मानो बाकी लोग ना होते तो तुम पता नहीं क्या करते, मगर तुम एकदम चुपचाप खड़े रहे, जैसे मन ही मन अपने आप को दोष दे रहे हो। अभय, यू आर सो कंसर्न अबाउट मी, बस तुम कुछ बोल नहीं सके उस दिन। जानती हो, हम औरों की वजह से अपनों से अपने भाव छिपाते हैं, है ना? यानी हमें ये कहने में शर्म होती है, गिरानी लगती है कि ये व्यक्ति हमें अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, इसके सुख दुख हम बांटना चाहते हैं। हाँ, उस दिन मुझे लगा कि तुम केयर करना जानते हो। सचेतन से चेहरे के पीछे एक संवेदनशील व्यक्ति छुपा है। उस दिन तुम कुछ कह नहीं सके अभय, मगर तुम्हारी आंखों ने सब कह दिया। तुम्हारी ये बनावटी अकड़, झूठी गंभीरता, सब बकवास है। अच्छा, और क्या लगा? अभय, और लगा मुझे कि काश हम साथ होते, काश अकेले होते अभय। बस यही फैसला करना। हाँ अभय, मगर जरा गंभीरता से और वास्तविकता को भुलाए बिना सोचना है मुझे। वास्तविकता? क्या वास्तविकता? क्या है वास्तविकता, बोलो? तुम चिल्ला क्यों रहे हो अभय? अच्छा ठीक है, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? तुम बार बार कहना क्यों चाहती हो? तुम कान खोल के सुन लो, मैं बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, समझी? जानता हूँ। तो फिर प्लीज समझो। क्या समझूं? देखो, मैं तुम्हारे प्यार को शक नहीं कर रहा हूँ, पर ये तुम्हारी आंतरिक कमजोरी तुम्हारे स्वभाव से मेल नहीं खा रही। इट इज इरिटेटिंग मी। अब है, मैंने तुमसे ये नहीं कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैं तो खुद तुम्हें पाकर इतनी ज्यादा खुश हूँ। फिर क्या परेशानी है? तरीका सीधा सा है। मैं कानूनी तरीके की बात नहीं कर रही। मैं भी नहीं कर रहा हूँ। तो फिर तुम सोच रही हो कि इस सालों से चले आ रहे सड़े गले बंधन कैसे तोड़े जाएं, यही बात है ना? हाँ फिर जानती हो, इन सामाजिक संबंधों को हम बंधन क्यों कहते हैं? बंधन इज बॉन्डेज, स्लेवरी। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं दिवाकर को छोड़ दूं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ तुम वो करो जिसमें तुम्हें शांति मिले, तुम्हारी आस्था हो। किसी को दिखाने के लिए झूठा जीवन मत जियो, बस। मिलने के बाद शायद दिवाकर के साथ तो मैं पहले भी नहीं रह रही थी मन से, और अब आगे भी नहीं रह पाऊंगी। मगर बच्चे अब है, वो मेरी वास्तविकता है। उनके लिए ना मेरे मन में कोई मतभेद नहीं है। ये स्वाभाविक है, होना भी चाहिए, मैं जानता हूँ। उनके प्रति मेरा कुछ कर्तव्य है अब है। कर्तव्य यानी कि दायित्व का बोझ। जानती हो हम इसे दायित्व का बोझ क्यों कहते हैं? शायद जब इसे छोड़ने का मन करने लगे तो दायित्व एक बोझ सा ही तो बन जाता है। नहीं, मैं कुछ और सोचता हूँ। क्या? यानी हमारा अपने प्रति कोई दायित्व नहीं, सारे दायित्व दूसरों के प्रति है। हाँ है, मैं भी यही महसूस करती हूँ आजकल। पहले नहीं सोचा, आज जब सब बदल गया है। हाँ है, सच में सब बदल गया है। क्या तुम्हारे आने के बाद क्या बेसिक चेंज हुई? जीने की चाह हुई अब है। पहले भी तो जी रही थी। हाँ, मैं जी रही थी, मगर वो बड़ी मरी मरी सी जिंदगी थी। दुख नहीं था, मैं मानती हूँ, मगर कुछ भी नहीं था। अब है, सच कहूँ ना, तुमसे मिलने के बाद मैंने जाना कि जिंदगी में जान भी हो सकती है। मैं अक्सर लोगों को देखा करती थी जीते वाला, और शादी के बाद ना सोचने का टाइम भी ज्यादा नहीं मिला मुझे। तुम्हारी मैरिड लाइफ तो नॉर्मल रही ना? हाँ, दिवाकर एक अच्छा इंसान है, अपनी तरह से मुझे बहुत चाहता भी है। उसे दोनों बच्चों से भी बहुत लगाव है अब है, इसीलिए मैंने जिम्मेदारियों की बात छेड़ी थी। अच्छा ये बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जब तुम्हारी मैरिड लाइफ में सब ठीक था
प्रॉब्लम क्या है? तुम जानते हो अभय, क्या? अरे तुम जो आ गए। तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। अरे अभय, अभय तुम कहाँ जा रहे हो? वापस आओ। अरे क्या तुम ये बच्चों की तरह नाराज होना शुरू कर देते हो? अब वापस ना जाने की बात मत करना। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि तब कमी क्या रहेगी? कमी तो नहीं अभय, पता नहीं हम दोनों लोग ना जाने अनजाने कदम कदम पर समझौते करते चले गए। शांति रही, सुख भी रहा, मगर समझौतों का जो ये घेरा बना ना, उसमें मुझे कुछ घुटन सी होने लगी। पहले मैं मानती थी कि शायद समझौता ही प्यार होता है, रहती रही ऐसे ही, इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है ना मैंने कभी जाना और ना कभी सोचा। और अब क्या लगता है? समझौता प्यार नहीं होता अभय, प्यार में ना इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। जब दो लोग एक से ही सोचते हो तो अभय तुम समझ सकते हो ना यार। मैं समझ सकता हूँ और तुमको समझा भी सकता हूँ। क्या? देखो नीरजा, क्या है कि हम लोग समाज के भीतर की इकाइयां हैं, समाज के बाहर हम नहीं जा सकते, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक विचारधारा होती है, व्यक्तित्व होती है। जैसे किसी के लिए तुम मिसेस दिवाकर हो और मेरे लिए नीरजा हो। दिवाकर के ना होने से तुम्हारा अपना जीवन खत्म नहीं होता, तुम्हारा अपना जीवन है और तुम्हारे जीवन पर तुम्हारा पूरा अधिकार है और तुम्हारा उस जीवन पे पूरा निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। देखो मैं समझा रहा हूँ कि तुम मेरे लिए, तुम जहाँ भी रहो, जिसके साथ भी रहो, तुम्हारा अपना सोच समझ के लिया गया निर्णय हो, इस बात का तुम्हें संतोष हो। एक निर्णय, ऐसा निर्णय कि सोच समझ कर लिया गया निर्णय हो। वाह बे वाह, क्या फिलॉसफिकल स्पीच किया तुमने यार। तुम्हारे अंदर क्या कोई लेखक भी छुपा है? सच, तुम्हें ना मानव कौल बन जाना चाहिए अभय। जब तुम्हें कोई बात समझाता हो ना, तो ये बीच में बोलकर सारी चेन गड़बड़ा देती है। जितना आसान तुम ये सब समझ रहे हो ना अभय, पता नहीं अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने इसके बारे में ठीक से सोचा भी नहीं है। तुमने सोचा है कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में? कहीं बस एक इन्फैचुएशन ही तो नहीं है अभय ये? आओ मैं कुछ बताता हूँ। देखो हम कोई बच्चे तो है नहीं कि यहाँ पर कोई फिल्म चल रही हो कि हम एक दूसरे से कहें कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। सभी जीते हैं, लोग रो रो कर सड़ सड़ कर भी जीते हैं, कोड़ी भी जीते हैं। बात जीने मरने की नहीं है, मरना भी सबको है। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम 35 की हो गई हो और मैं 37 का होने वाला हूँ। औसत के हिसाब से हमने आधे से ज्यादा जिंदगी जी ली है, या ये कह लो वेस्ट कर ली है। आगे की जिंदगी में क्या करना है ये बताओ। जो 15, 20 साल, 25 साल बचे हैं, उनका क्या करना है? तुम जीवन का कितना सच्चा, कितना कठोर रूप दिखाते हो। अच्छा बताओ फैसला क्या हुआ? क्योंकि मेरा जीवन शांति से नहीं बीता। मैं शायद बड़ा अनकम्प्रोमाइजिंग रहा हूँ, समझौता नहीं कर सकता। शायद ईगो है, अहम तुष्टि के लिए कभी कभी लड़ना पड़ता है, कभी कभी मार भी खानी पड़ती है। वो सब पार्ट ऑफ द गेम है, एक पैकेज डील है, सब जायज है, सब मान्य है। लेकिन लड़ने के लिए दो को एक मैदान में आना पड़ता है, और जहाँ दोनों के मानसिक धरातल अलग अलग हो, तो ना तो युद्ध होता है और ना समझौता। तो फिर क्या होता है? एक खामोश अशांति। तो फिर क्या करना है? तुम दिवाकर को छोड़ पाओगी? मैं समझ सकता हूँ, 12 साल का साथ ऐसे ही नहीं होता है। आदमी तो पुराने पेड़, फर्नीचर और घड़ियों से भी लगाव करने लग जाते हैं, और ये तो पति है। पति के प्रति भावना ही अलग होती है, और वो पति जिसको तुमने समझा है और जो तुम्हें समझने की कोशिश करता है, जिसके साथ तुमने सब, मैं समझ सकता हूँ। दिवाकर को कितना आघात पहुंचेगा अभय, तुम सोच नहीं सकते। सोच सकता हूँ। कैसे? देखो अब हम में से एक को इस स्थिति का सामना करना है, तुम एक के साथ रह सकते हो। यहाँ पर प्रश्न आदर्श और त्याग भावना का नहीं, मात्र गणित का है। अबे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या कहे जा रहे हो मेरे से? मैं ये कह रहा हूँ कि एक की झूठी खुशी के लिए हम लोग अपनी सच्ची खुशी क्यों छोड़ें? अरे पर दिवाकर
पेशवा का रोल अदा करना नहीं चाहता। पर बेजान बंधन काटने में दर्द होता है, मुझे पता है। अभय, तुम ये सारी बातें कैसे कह डालते हो? शायद तुम्हारे मन की बात। हाँ शायद, मगर मेरी कभी हिम्मत नहीं होती ये सब कहने की। विचार तो एक ही है और कहना भी एक ही को है। That's why I love you, अभय। सच, अभय नाम ना एकदम ठीक है तुम्हारा। तुम सच कहने से कभी भी नहीं डरते हो। तो फिर क्या निर्णय हुआ? अभय, ये तुम्हारी कोई ऑफिस की मीटिंग चल रही है क्या यहाँ पर? फिर भी निर्णय तो लेना ही है ना। सुनो ना, क्या मेरी एक बात मानोगे तो? क्या? क्या बिना निर्णय लिए काम नहीं चल सकता? काश, पर ये नहीं हो सकता। हाँ तो ठीक है फिर अभय, तुम ही ले लो कोई निर्णय काम को। तो यानी तुम ले चुकी हो? अभय, तुम ये सब कैसे जान जाते हो? पता नहीं, शायद मैं तुम्हारे जैसा। फिर बेकार में इतना बुलवाते हो, जो चाहे करो। करूँगा तो वही जो चाहूँगा। बुलवाता तो इसलिए हूँ कि आई लाइक योर स्वीट वॉइस। आज बड़े रोमांटिक हो रहे हो तुम। हाँ क्यों, बुरा लगा? बहुत अच्छा। हम लोग फिर मुद्दे से बहक गए। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि हम डरते हैं। निर्णय लेने से ना। तुम कहीं ये तो नहीं सोचती कि निर्णय ठीक है या नहीं, निर्णय लेने के बाद सब ठीक होगा कि नहीं, परिणाम का भय तो नहीं समाया निर्णय में? नहीं अभय, मुझे अपने निर्णय पर तो पूरा विश्वास है। फिर बस डर है तो उसे वास्तविक रूप देने की प्रक्रिया से। यानी कि दिवाकर और उसका घर वास्तव में छोड़ने से। हाँ। बिना मरे नया जीवन शुरू नहीं होता और जिंदा रहते मरने में कष्ट तो होगा ही। अगर जीने की इच्छा है तो मरना तो पड़ेगा। ठीक है अभय, मुझे ना अब लेट हो रहा है, चलती हूँ। तो फिर क्या निर्णय हुआ? अभय, निर्णय तो उसी दिन हो गया था जिस रात मैं सब भूलकर तुमसे बातें करती रही, हंसती रही, तुम्हारी बातों पर जोर जोर से हंसती रही। याद है अभय, तुम जब पी लेते हो ना तो बड़े मूड में होते हो। याद है तुमने कैसे ग्रुप के एक सदस्य खाका खींचा था और वो गुप्ता जी के उनके पीछे तो तुम हाथ होकर पड़ गए थे। सर, उस दिन तुमने कुछ ज्यादा पी ली थी ना? कुछ ज्यादा पी गया था? हाँ, सब नोटिस कर रही थी मैं। तुम कैसे बार बार कमरे में जाते और तुम्हारा ग्लास भरा हुआ होता। और अबे उसके बाद तुम कुछ लड़खड़ा भी रहे थे, तुम्हारी चिंता भी हुई थी मुझे। सुनो ना भाई, क्या मेरी एक बात मानोगे? क्या? देखो, इतनी मत कीजिए। मैं तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है इतना पीना। उस दिन तुम मूड में थे, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें भी किसी के साथ की जरूरत है। अब है तुम वो नहीं हो जो तुम दुनिया वालों को दिखाते हो। उस दिन मैंने तुम्हें देखा था और मेरे ख्याल से तुम दिवाकर से बात करते हो। मैं मैं करूँगा। मैं कैसे कर पाऊंगी? अब है और क्या रास्ता है, जरा हिंट दीजिए। दिवाकर हिंट नहीं समझ सकता। तुम्हारी तरह स्मार्ट नहीं है दिवाकर, बड़ा ही सीधा साधा सा इंसान है वो। 50 बार बता चुकी हो कि दिवाकर सिंपल नेचर का है। भाई साहब, काफी बार बता चुकी है ये। टू डैशिंग नहीं है, सादगी पसंद है, कम बोलता है, कम हंसता है, इंटेलिजेंट नहीं है, समझदार है, अच्छा है और बोर भी है वो। He is good but good for nothing। तुम ये सब ईर्ष्या से कह रहे हो क्या? नहीं नीरजा, मैं व्यक्ति के तौर पे उसके लिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, ना ही मैं दिवाकर को नीचा दिखाने के ख्याल से ऐसा कह रहा हूँ। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि उसकी जगह मैं भी हो सकता था। अब है तो
बात ही कुछ और होती, बात ही कुछ और होती अभय, बात ही कुछ और होती। अभय, मुझे अब चलना चाहिए। मेरे ख्याल से दिवाकर से बात करना फिर हम लोग कल सोचेंगे। फिर कल ही नहीं? हाँ 3 बजे। ओके अभय, आई लव यू, बाय। और सुनो, हाँ कल पक्का ना? आइए बैठ। कैसी हो गई? मैं ठीक हूँ अभय, तुम कैसे हो? वैसा ही। मतलब अजी आपके बिना सब बकवास है। बुढ़ापे में ना बड़ी आज की चाहिए तुम्हें अभय। पहली बात तो मैं बूढ़ा नहीं हूँ, बूढ़ा है तेरा दिवाकर, योर ओल्ड मैन। अच्छा आप ये बताओ, कुछ बात कर पाई आप? पहले कुछ मंगवाओ तो अभय। वेटर हाँ जी साहब। सुनो, जी। अबे यार तुम भी ना। अब बताएं, कुछ बात कर पाई आप? क्या बताऊं अभय? कैसे कह दूं मैं उससे कि अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। मैंने सोचा था यहाँ से लौटकर दिवाकर से बात करूंगी, मगर 9 बजे तक तो बच्चे ही परेशान करते रहे। फिर खाना खिलाकर सुलाया उसने, मैं भी चुप सी लेट गई। उसे लगा मैं शायद ऑफिस के काम से थक गई हूँ, तो उसने मुझे डिस्टर्ब भी नहीं किया। बाद में मेरे पास खाना लेकर आया, बोलता खाकर सो जाओ। और फिर मैंने भी बोल दिया कि अबे मेरे ना कुछ सिर में दर्द हो रहा है दिवाकर, मैं बाद में खाऊंगी। और छोड़ो, अगर तुम्हें आगे सुनना अच्छा नहीं लगे। नहीं बोलो, मैं सुन रहा हूँ। बाद में वो मेरे लिए बाम लेकर आया, मेरा सिर दबाया उसने, फिर दूध गर्म करके लाया, बोला पीकर सो जाओ। कहने लगा मैं बच्चों के पास जाता हूँ वरना वो तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे। बड़ा लल्लू है, एक नंबर का। अब बोलो ना तुम, कैसे कह दूं मैं उसे? तो मत कहो, किसने कहा कुछ कहने को? मैंने? अब है देखो नीचा, मैंने कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाया और ना ही तुमसे प्यार की भीख मांगी है। मैं अकेला सह सकता हूँ, अकेला रह सकता हूँ, इतनी शक्ति है मुझ में। हाँ ठीक है चला। देख चुकी हूँ मैं तुम और ये तुम्हारी शक्ति का रूप। मगर अब है, मैं ये नहीं कहना चाह रही थी। देखो नीचा, मैं तुम पर नहीं, शायद अपने भाग्य पर गुस्सा हो रहा हूँ। तुम ठीक कहती हो, दिवाकर अच्छा इंसान है, तुम्हें प्यार करता है, तुम्हारी केयर करता है, बहुत अच्छा इंसान अरे अब है, क्या हो गया? तुम
थोड़ा नॉर्मल हो जाओ यार। तुम ये कह रही हो कि मेरा नॉर्मल रूप ही एबनॉर्मल है? अरे नहीं बाबा, बट नॉर्मली ना यू आर वेरी स्वीट। अच्छा ठीक है, छोड़ो ये सब, तुम थोड़ा मुस्कुरा कर दिखाओ मुझे। ऐसे कौन हंसता है अब? ठीक है ना, हाँ बताओ आगे क्या कह रही थी? यही अब है कि फिर दिवाकर बच्चों के पास जाकर सो गया और उसके बाद मैं सोचती रही कि क्या सोचती रही? मैं यही सोचती रही अब है कि तुम उसकी जगह होते ना तो ऐसा नहीं करते, तुम मेरे मन की बात झट से समझ जाते। दिवाकर तो एक अच्छे इंसान की ड्यूटी निभाकर सो गया। अरे मगर सिर में दर्द था ही नहीं मुझे, मगर वो ये बात कभी नहीं समझ सकता। वो किसी एक चीज को ना मेरी तरह महसूस नहीं कर सकता अब है। हाँ, अगर मैं उसे कुछ कह दूं ना तो पूरी इंपॉर्टेंस देता है, और मन तो यही करता है ना कि सामने वाला इंसान खुद ही समझे। फिर भी तुम याद है अभी मद्रास में 14-15 दिनों में मैंने जितने गाने गाए थे आज तक कभी नहीं गाए हैं। इनफैक्ट मैं घर पर गाती ही नहीं हूँ अब। मेरे ख्याल से दिवाकर को बता दो अपने मन की बात। मुझे नहीं समझ आता कि ये मैं कैसे करूं। तुम कहो तो मैं करूं? तुम कर पाओगे? सोचूंगा। हाँ तो ठीक है, फिर सोचो। हाँ मिलूंगा किसी बहाने, सोचता हूँ जो करना है इतनी जल्दी करें अच्छा है। नहीं अब सुनो, तुम दिवाकर से बात मत करना, तुम्हारा उससे बात करना ना ठीक नहीं होगा। एक काम करती हूँ, मैं ट्राई करके देखती हूँ, मैं उससे बात करूँगी। तुम कर पाओगी? बोलो, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है? हाँ फिर मुझे कुछ लगता है। क्या? कुछ ठीक सा नहीं लगता है अब मुझे। और अगर हम पहले मिले होते तो फिर तो सब ठीक होता। देखो नीरजा, सही या गलत अपने आप पर नहीं, समय पर निर्भर करता है। तुम्हें कहीं कोई गिलानी तो नहीं हो रही? बोलो। कभी कभी अब है मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने आप को धोखा दे रही हूँ। क्या धोखा दे रही हो? अब है मैं उसके साथ रहती हूँ उसके घर में, जबकि अपने आप को तुम्हारे पास होता हुए भी ना मैं हमेशा उसे यही महसूस कराती हूँ कि सब ठीक है, सब नॉर्मल है, मैं भी वैसी ही हूँ। अब तुम बताओ, क्या ये दिवाकर के साथ धोखा नहीं हुआ? तुम्हें शायद आत्मग्लानि हो रही है। हाँ शायद। जानती हो क्यों? हम लोगों ने अपनी आत्मा में ऐसे खोखले मूल्य पाल लिए हैं कि हमें अपने हंसने पर भी आत्मग्लानि होती है कि हाय हम खुश क्यों हैं। अगर कुछ सुख की इच्छा करना गलत है, गुनाह है कोई, कैसी आत्मग्लानि? बोलो। गिल्ट कॉम्प्लेक्स, व्हाट नॉनसेंस आई से। अब है सुनो तो। क्या सुनूं? हम लोग यहाँ पर किसी को मारने की योजना नहीं बना रहे, फिर किस बात की गिलानी? अरे मगर दिवाकर के लिए तो ये, उसके लिए जो तुम्हें समझता तक नहीं है। अरे ठीक है, संयोग से तुम्हारी शादी उसके साथ हो गई तो क्या शादी सब चीज का अंत है? शादी तुम्हारा अंत है, और उसके लिए तुमने सोचा है कि तुम अपने साथ साथ मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर दोगी, तो तुम्हें कोई गिलानी नहीं है। अब है मैं ये सब नहीं कहना चाह रही थी। तो क्या कहना चाहती हो? कभी दिवाकर का पक्ष लेती हो, कभी अपनी बात करती हो, कभी बलिदान की बातें तो कभी अपनी खुशी की बातें। तुम क्या कहना चाहती हो? बोलो। अरे कुछ तो बोलो, स्पीक। तुम धीरे बोलो जरा। कौन सा चिल्ला रहा हूं? कहाँ चिल्ला रहा हूं मैं तो बस ये कह रहा हूं कि परित्याग किसी अच्छे ध्येय के लिए किया जाए तो जचता है, पर त्याग क्यों? वो तुम्हारे बिना मर नहीं जाएगा। ऐसा मत बोलो, तुम समझे ना? सॉरी। अब है तुम मुझसे नाराज हो गए क्या? सुनो ना, अब है प्लीज मुझसे नाराज मत होना। देखो अगर हम दोनों एक दूसरे से नाराज हो जाएंगे तो फिर क्या रह जाएगा, बताना जरा। नाराज नहीं, बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, पर ये बताओ सोच समझ के कि अब करना क्या है? तुम एक काम करो ना, पहले ना दिवाकर को भूल जाओ। उस इंसान के साथ तो मैं खुद नहीं रहना चाहती, तुम भूल जाओ उसे। तुम क्या चाहती हो? अब है मैं तुम्हें चाहती हूँ।
सच है, मगर तुम कुछ प्रैक्टिकल बातें भी तो समझो। तुम ना बस एक बच्चों की तरह नाराज होना शुरू कर देते हो। अच्छा ठीक है, अब तुम ये बताओ कि हम दोनों जो चाहते हैं वो कैसे होगा? लगता है तुम्हें लोगों का डर। कौन से लोग? जिनके पास कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि वो दूसरों के बारे में टिप्पणियां करते रहते हैं। उन्हें हमारे वास्तविक सुख की चिंता है? नहीं है। खुद भी दुखी से मरे मरे से रहते हैं और दूसरों को भी ऐसा ही देखना चाहते हैं। हमें अपने व्यक्तिगत मामले में अपने आप से पूछना है, अपने अंतःकरण की सहमति चाहिए, किसी दूसरे की नहीं। हाँ फिर तुम शायद ठीक कह रहे हो। चलो ठीक है, अब मैं दिवाकर से स्पष्ट बात करूंगी, फिर देखा जाएगा जो होगा। अब हम दोनों में से किसी ने एक को तो बात करनी ही पड़ेगी ना उससे, तभी तो कोई रास्ता निकलेगा। ये हुई कुछ बात। तुमने मेरा बहुत इंतजार किया ना। हाँ, मैं तुम्हारा आज भी इंतजार कर रहा सच है, तुम्हारी तरह मेरा किसी ने इंतजार नहीं किया। अभी तो तुम्हारे खराब मूड में, तुम्हारे गुस्से में मुझे बराबर लगता है that you want me। तुम्हें वाकई मेरी चाह है। हर इंसान चाहता है कि वो वांटेड हो, कोई उसके बारे में छोटी से छोटी चीज सोचे। जैसे तुमने ऑब्जर्व किया था मेरे डिम्पल पड़ते हैं कि मैं दांतों से नाखून काटती हूँ, ज्यादा जोर से हंसती हूँ और बैंगन को बैगन बोलती हूँ। वो तो तुम अभी भी बोलती हो। सच है, क्या क्या याद रखती हो? कैसे तुम मेरी छोटी से छोटी चीज नोटिस करते हो, इतना बारीकी से ऑब्जर्व करते हो तुम मुझे। सच, इसीलिए मुझे लगता है that you want कि मैं तुम्हारी लाइफ में कुछ इंटरेस्ट रखती हूँ। तभी तो उस शाम जब तुम पार्टी से चले गए और कैसे मैं तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ी आई थी। कैसा है? अब तक नहीं है। उस शाम भी तुमने मेरी बहुत प्रतीक्षा की थी ना। हाँ, उस शाम से लेकर आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। मिल जाए। हाँ? थोड़ी देर और बैठो, तुम्हारे पास बड़ा अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है। अब है, इतने अशांत मत रहा करो तुम। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ।
कह रहे थे अभी 1 हफ्ता और रखते हैं हॉस्पिटल, मगर वो बड़ी परेशानी का था। और क्या कहते हैं? समझ में नहीं आता है अब है। डॉक्टर्स कहते हैं कि अभी 1 मंथ कंप्लीट बेड रेस्ट, बोर्ड नहीं जाता तब तक कुछ नहीं कर सकते। पर ये सब हुआ कैसे? पता नहीं, ऑफिस में काम करते करते उसे स्ट्रोक पड़ा। जब लास्ट टाइम मैं तुमसे मिलने आई थी, पर जाकर मुझे पता चला कि उसे स्ट्रोक हुआ। ऑफिस के लोग मुझे ढूंढ रहे थे, फोन कर रहे थे, वही लोग लेकर गए थे उसे हॉस्पिटल में। सच है कि 15 दिन तक बहुत तनाव भरे रहे। पहले 5 दिन तो वो आईसीयू में था। बस पल पल मुझे डर लगता रहता, कहीं कुछ हो ना जाए। डॉक्टर के आसपास में भी आत्मविश्वास की कमी महसूस हुई। सारी रात सोए बिना बस उसी को देखती रहती मैं। बस एक रात मेरी 2 घंटे के लिए आग लग गई और फिर से उसे दौरा पड़ा। अब है मत पूछो अब ये 15 दिन कैसे गुजरे। दिवाकर बस बच गया, यही गनीमत। अच्छा है। अब है तुम ये कैसे बात कर रहे हो आज? नहीं कुछ नहीं, मैं क्या तुम्हें समझ नहीं सकती हूँ क्या? शायद अब नहीं, मतलब कुछ नहीं। अब है तुम मुझसे नाराज हो गए क्या कि मैं तुमसे मिलने नहीं आई इन 15 दिनों में? कैसे आती बोलो? आज भी मैं कैसे आई नहीं मैं जानती हूँ। ऑफिस की छुट्टी एक्सटेंड कराने के बहाने वो लोग मुझे कह रहे थे कि फोन कर दो। मैंने कहा नहीं, फोन पर बात करना ठीक नहीं लगेगा, क्या पता बॉस फील कर जाए। तो तुम 1 महीने छुट्टी पर रहो? हाँ, और शायद उससे भी ज्यादा। अब ये डिपेंड करता है कि दिवाकर कैसे रिकवर कर रहा है। और तुम बैठकर दिवाकर की सेवा करोगे। जानती हो नीचा, हमारी जिंदगी भी कैसे अच्छी चीज हो गई। हम दोनों को यूं मिलना होता है। तुमने कभी महसूस नहीं किया होगा अपनी अपनी बेस्वादी सी जिंदगी जी रहे थे। फिर एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग के दौरान मद्रास जाना हुआ और 15 दिन हम लोग साथ रहे। एक दूसरे को समझने लगे, जैसे हम दोनों एक दूसरे को पूरक हों। और फैसला किया कि हमेशा साथ रहेंगे। और जिस दिन तुम ये तय करके जाती हो कि हमें हमेशा साथ रहना है और बता देनी है दिवाकर को सारी वास्तविकता इन संबंधों की, उसी दिन से अटैक पड़ता है और तुम विवश हो जाती हो उसकी देखभाल करने के लिए। ऐसे कि हाँ बोलो अब है। क्या बोलूं? अपने मन की बात। मेरे मन की बात अब ना तो मैं कह सकता हूँ और ना तुम सुन सकती हो। अब है जितना मैं अपने आप को जानती हूँ उतना तुम्हें भी समझती हूँ मैं। आज तुम जो बात कहने से डर रहे हो वो मैं सोचने से भी डरती हूँ। प्लीज बस तुम वो बात मत कह देना अब है। मैं जानता हूँ तुमने बहुत दुख सहा और तुम कुछ कर भी नहीं सकती थी। मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन इस बार उसी के भाग्य ने साथ दिया, मेरे नहीं था। तो उसे और तुम कहना क्या चाहते हो अब है? वही तुम तो जानती हो। नहीं, इसमें क्या मेरी गलती है क्या? नहीं, मैंने कब कहा तुम्हारी क्या गलती? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब क्या करना है। तुम कुछ मंगवाओ पहले। वेटर, हाँ अब बोलो। क्या बोलूं? देखो मुझे घुमाओ मत, हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं और मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। फिर तो तुम ये भी जानते होगे अब है कि मैं तुम्हारी तरह स्ट्रांग नहीं हूँ।
डर लगता है अभय। किसका? अभय मैं इस परिस्थिति में इतनी जल्दी कुछ नहीं कर सकती। यानी? अभय तुम क्या चाहते हो? मैं उस इंसान को अकेला छोड़कर आ जाऊं जो अभी जीवन और मौत के बीच में है, जिसका मेरे अलावा कोई सहारा नहीं है। अभय मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब करना क्या है। अभय Come on, Nisha. Be a brave girl that you are. Come on. तुम आज नॉर्मल नहीं हो। एक काम करो, आज तुम घर जाओ, हम लोग फिर कभी बात करेंगे। सुनो, देखो निशा, तुम परेशान मत हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे होने से या मेरी वजह से तुम्हें दुख हो तो मेरा तुम्हें प्यार करने का भी अर्थ नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ। कितना समझते हो तुम मुझे, and you are so caring. That's why I love you. सच, हमारे साथ बिना कमी महसूस होती है। दिवाकर के बारे में डॉक्टर की रिपोर्ट्स समझ नहीं आ रहा है। शायद स्ट्रोक के साथ नर्वस सिस्टम में भी कुछ हुआ। अभी ठीक से नहीं कह सकते, मगर शायद दिवाकर कभी चल नहीं सकेगा। हालांकि शंका है, ये पक्का नहीं, मगर कम से कम इसमें बहुत समय लगेगा। So sad. तब कैसा है वो? कल रात सोया था थोड़ी देर, उसने मुझसे बात भी की थी, मगर दम बिल्कुल नहीं आ। आशा करता हूँ कि दिवाकर जल्दी ठीक हो जाए। हाँ, मैं भी बस यही मन्नत मांगती हूँ भगवान से। और फिर यानी उसके बाद भूल गई ना? कभी कभी 15-20 दिन भी बहुत होते हैं, है ना? मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि उस दिन तुम तय करके गई थी कि कुछ कदम उठाओ। मैं जानती थी अब है ये सवाल ना जरूर आएगा। क्यों? क्या तुम मुझे थोड़ा सा और समय नहीं दे सकते? यानी कि कुछ और प्रतीक्षा, यानी कि कुछ और इंतजार, जब तक वो ठीक ना हो जाए। कितना ठीक बोलो, कितना ठीक? तुम्हारे बिना जीने का दम रख सके इतना ठीक? ये बताओ कि इतना ठीक वो कभी पहले था या क्या हो पाएगा? तुम क्या कह रही हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम चाहते हो वो अब? Oh no! प्लीज, मैंने ऐसा नहीं कहा। अगर मैं दिवाकर के लिए कुछ कर सकता हूं तो बोलो। तब मुझे लगता है कि तुम आज एक महान त्याग करने जा रही हो। हाँ, अच्छा हुआ अब है तुम्ही ने कह दिया है। क्या? शायद जो मैं नहीं कह पा रही थी। यानी?
यानी अभय मैं इस अवस्था में कुछ नहीं कर सकती। तो क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? नहीं अभय। तो क्या लोगों का डर है? अरे नहीं। तो क्या है? I don't know अभय। I don't know। Please leave me alone। Leave me alone। कैसे छोड़ दूं तुम्हें अकेला? तुम अपने आप को तो संभाल नहीं पा रही हो। कोई जल्दी नहीं, हम लोग कल बात कर लेंगे। नहीं अब जो बात है ना वो जल्दी हो जाए तो ठीक है। क्या? यही अब है कि हम जो इतना आसान समझ रहे थे वो इस दुर्घटना के बाद परिस्थितियां बदल चुकी है। मैं कह नहीं सकती कि मैं भावुक हूँ या मानू बहुत कमजोर। अगर मेरा विश्वास करो मैं जो कह रही हूँ उसमें मेरी इच्छा नहीं है, मगर हटकर चलने का साहस भी नहीं है मुझ में अब है। और अब मैं जानती हूँ कि आगे की जिंदगी भी क्या होने वाली है। तुम ये क्या कह रही हो? साफ साफ कहो। यही अब है जो तुम चाहते थे अब वो नहीं हो पाएगा। क्या? मैं दिवाकर को छोड़कर तुम्हारे पास नहीं आ सकती अब है। नीरजा सोच समझ कर कहो, क्या सिर्फ ये मैं चाह रहा हूँ? बोलो, क्या ये सिर्फ मैं चाह रहा था? मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरा अहंकार आज भी है। My ego is not dead। मैंने तुमसे कभी तुम्हारे प्यार की भीख नहीं मांगी, लेकिन तुम्हारे साथ रहने का निर्णय कदापि मेरा अकेला नहीं था। तुम भी हर पल इसमें साथ रही, और आज तुम ये कहती हो कि तुम इसमें भागीदार नहीं थी और वापस जाना चाहती हो। हाँ मैं वापस जाना चाहती हूँ। समस्या यही है कि तुम वापस ना जाना चाहते हुए भी वापस जाने की कोशिश कर रही हो। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है। तुम डरती हो पता नहीं किस चीज से। अभय मैंने तुमसे ना पहले भी कहा था कि मैं तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग और दृढ़ नहीं हूँ। और मुझे कमजोरी से चिढ़ है। I hate weakness। You hate me अभय? क्या तुम्हें अब मुझसे भी चिढ़ हो गई है? हाँ बोलो। नीरजा, तुम मेरे व्यक्तित्व का वो रूप हो जिसे मैं तो ये जानता हूँ कि तुम जो कह रही हो ना वो तुम्हारा नहीं, तुम्हारी परिस्थितियों का निर्णय है। परिस्थितियों पर काबू पाओ, बी स्ट्रॉन्ग, वरना लाइफ वुड बी हेल। एक बात बताओ, तुम मेरे बिना आराम से रह लोगी? क्या तुम्हारे त्याग में इतना थ्रिल होगा? बोलो। बोलो। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और बहुत सोचने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि हम दोनों ना शायद बहुत आप केंद्रित, बहुत स्वार्थी हो गए थे। मगर इस विषय में ना मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी अब है, क्योंकि तुमसे तो बहस में कोई जीत ही नहीं सकता। बस बात अब ये है अब है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम तो दम रखते हो ना मुझे समझने का, तुम्हें समझते क्यों नहीं हो? समझता हूँ। You are only being stupid। क्या? क्या है? हाँ, say that again। तुम अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी मूर्खता करने जा रही हो। क्या तुम मुझे थोड़ा सा और समय नहीं दे सकते? तुम्हें जानने के बाद मैं अब कहीं चैन से रह सकूं ये मेरे लिए संभव नहीं है अब। मगर मैं क्या करूं? प्लीज ना तुम बस मुझे थोड़ा सा और समय दे दो। तुम्हारे घर जाने का समय हो गया। क्या? अभय, क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो अभय? कुछ नहीं, मैं इंतजार करूंगा। और कुछ नहीं, और मेरे पास बहुत काम है। मैं बहुत व्यस्त आदमी हूँ। जो तुम्हारे लिए टाइम निकालता था तो ये मत समझना मैं अपने जीने का कारण ही निकाल लूंगा। अच्छा, जाता हूँ। आज छोड़ोगे नहीं अभय मुझे? चलो।
नाम रखो। हेलो। हाँ निशा, मैं अभय बोल रहा हूँ। अभी फोन पे दिवाकर ने उठाया था। हाँ अभी तुम्हारे पास ही है। हाँ। तुम उससे खुलकर बात भी नहीं कर सकते। निशा मुझे सुनो, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि मैं बाहर जा रहा हूँ, कई साल भी लग सकते हैं। तुम्हें याद है तुमने कहा था कि मुझे इंतजार करने के लिए कहा। मैं इंतजार करूंगा नीचा, मैं इंतजार करूंगा। बाय नीचा, बाय। कौन था? पता नहीं, कोई बोला नहीं। ऐसा क्यों होता है कभी कभी, यूं ही न जाने क्यों चुप हो बैठ जाता हूँ। अकारण स्मृतियों के बादल आते हैं, छा जाते हैं, और फिर हवा के हल्के झोंकों के साथ उड़ जाते हैं, और मैं भावहीन बहुत चुप सा इस तट पर बैठा देखता रहता हूँ दिन के थके हुए सूर्य को सागर की गहराई में डूबते उछलते कि लहरों में नींद की गहराई कैसी है, कौन से रोशनी इस सौदा में, और ये कि सूर्यास्त देखना करुणामय दृश्य क्यों होता है। और यूं ही सोचता न जाने क्या से पूछे, न जाने किस प्रतीक्षा में देखता रहता हूँ यूं ही सागर में डूबे सूर्य के धूमिल पर चिन्हों को। ऐसा क्यों होता है? अभय, कैसी हो? ठीक। तुम कैसे हो? कब आए यहाँ? 3 दिन। 3 दिन? तुम्हें कैसे पता लगा मेरे आने का? तुम्हारे सेमिनार के बारे में अखबार में पढ़ा था मैंने। तुम्हारी एकेडमी फोन किया तो पता चला कि तुम यहाँ ठहरे। आज सुबह जब होटल में फोन किया तो तुम वहां से भी चले गए, तो तुम्हारे लिए रिसेप्शन पर मैसेज छोड़ दिया था। कितना समय हो गया ना? हाँ करीब 15 साल। सच। आज तुमसे मिलने से पहले मुझे डर सा लग रहा था। कैसा है? यही कि पता नहीं तुम कैसा व्यवहार करोगे, मुझसे मिलोगे भी या नहीं। ऐसा क्यों लगा तुम? लोग अक्सर बदल जाते हैं। अब मैं नहीं, तुम तो काफी हद तक वैसे ही हो, ज्यादा चेंज नहीं आया है तुम। नहीं, मैं अपने आप को नहीं बदल पाया, पर बाहर बहुत खुश हूँ। वैसे अभी कुछ दिनों पहले मद्रास गया था।
जहाँ हम लोग मिले थे। एक लेक्चर देने के लिए बुलाया था। एक शाम हॉस्टल देखने के लिए चल पड़ा। हॉस्टल के नीचे जो सीढ़ियाँ थी ना, जहाँ मैं गिरी थी अब है? हाँ, याद है तुम्हें? कैसे भूल सकती। उस रात जब तुम पार्टी छोड़कर भागे, मुझे लगा तुम गिर गए हो और उसी चक्कर में अब है मैं गिर गई। है, तुम बता रहे। हाँ, वो सीढ़ियाँ अब नहीं रही। उसकी जगह हॉस्टल का एक्सटेंशन हो गया। तुम्हें बुरा लगा होगा ना? नहीं, जिन सीढ़ियों से कोई गिर जाए उनका ना होना ही अच्छा। तुम फिलोसफिकल बात कर रहे हो अब है? नहीं, एक सच्ची और प्रैक्टिकल बात। और वो बरामदा जहाँ हमने गाने गाए थे? वो वैसा ही। कभी कभी परिवर्तन हो जाने के बाद जो चीज नहीं बदलती वो वैसी नहीं रहती। समय बहुत बदल गया। फिर फिलोसफिकल बात। अच्छा, तुम गाना गाती हो? पहले भी कहाँ गाती थी? वो तो शाम शायद मैं कुछ ज्यादा ही खुश थी, कुछ तुम्हारी वजह से, तभी इतने गाने गाए थे मैंने। उसके बाद नहीं गाए। मगर हाँ, तुम्हें अभी तक याद है अब है? गुड मेमोरी। उस डायरी में मैंने और अच्छे अच्छे गाने लिखे थे, पर कभी गाया नहीं हूँ। और शायद वो डायरी अभी भी तुम्हारे बैग में है। हाँ, यू आर राइट अब है। तुम वैसी ही हो और तुम्हारी हंसी भी वैसी है। आज कितने दिनों बाद हंस रही हूँ। अब है, इतने समय से मैं तुमसे मिलना चाह रही थी, मगर तुम तो बड़े आदमी हो गए हो। अच्छा, मुझे तो आज पता चला। नहीं सर, कितनी बार मैंने तुम्हें फोन किया था, मगर तुम्हारा सेक्रेटरी तो बस एक ही जवाब देता, कहता कि साहब मीटिंग में है, साहब कलकत्ता गए हैं, साहब यहाँ है, साहब है। तो इतने समय बाद मिलकर कैसा लग रहा है कुछ औपचारिक सा, जैसे हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे बल्कि छुप रहे। अब है, तुम ये सब बात कैसे कह डालते हो? मन में आती है। मेरे भी आती है ये सारी बातें, मगर मेरी कभी हिम्मत ही नहीं होती कहनी। सच बोलने के लिए हिम्मत की जरूरत है। तो फिर कितने दिन के लिए हो यहाँ? आज रात की फ्लाइट से जाना था, पर तुम्हारा मैसेज मिला तो अब कल सुबह 5 बजे की फ्लाइट से जा रहा हूँ। क्या 1-2 दिन रुक नहीं सकते तुम? नहीं, जाना है। कल जीएम की पोस्टिंग का फैसला है और मेरा प्रमोशन लगभग तय है। हो गया तो मैं चेयरमैन जरूर बनूंगा। मेरा वहाँ रहना जरूरी है। अब है, मैं तुमसे बस 1 दिन रुकने के लिए कह रही हूँ। मैंने तो नहीं बुलाया तुम्हें। हाँ, सही बात है। और कैसी रही फिर जिंदगी? पहले तुम बताओ अपने बारे में। दिवाकर साल भर व्हील चेयर पर रहकर चलने लायक
साल पहले गए। हाँ, पता चला था मुझे, सुनकर बड़ा दुख हुआ था। तुमने बहुत दुख सहा है। पर क्यों? फिर हम यहाँ बम्बई में आ गए। हाँ, वो भी पता चला था मुझे। तुम्हें सब पता रहा ना मेरे बारे में? हाँ। फिर कभी मिलने क्यों नहीं आए? अब है क्या तुम्हारा कभी भी मन नहीं किया कि मुझसे आकर यहाँ मिल लो या फोन पर ही बात कर लो एक बार? करता था, अक्सर करता। तो फिर मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? उसके पीछे भी कारण था। जानती हूँ, मैं जानती हूँ अब है कि वो क्या कारण था। तुम्हारी ईगो थी, तुम्हारा अहंकार था। अब है तुम अकेले जलते रहोगे, दूर भी नहीं जाओगे मगर पास भी नहीं आओगे। मानो तुम्हारी हार हो जाएगी, मानो तुम झुक जाओगे। अब है बोलो, यही कारण था ना? वो फीलिंग एक्सप्रेस करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। तुम्हें मेरे बारे में सब पता चलता रहा। डॉक्टर काला से तुम्हारे बारे में सब बताते रहते थे। शायद तुमसे भी मिलते थे वो बीच बीच में। हाँ, कई बार। मगर मैंने कभी उन्हें जाहिर नहीं होने दिया। मगर तुम्हारी सारी खबर रखती रही मैं। तुम्हारी हर तरक्की, हर सफलता। जैसे 3 साल कनाडा में रहने के बाद तुम यहाँ आकर तरक्की ही करते गए। तुम अपनी जिंदगी में आगे पहुंचोगे, इस पर मुझे कभी शक नहीं। याद है अभी मैंने तुमसे कहा था कि लिखा करो। डॉक्टर काला से मुझे तुम्हारी 3 किताबें भी मिली थी। कौन कौन सी? 2 मैनेजमेंट। मैंने पढ़ने की तो कोशिश की थी मगर बड़ी हैवी लगी मुझे। हाँ, तुम्हारी कविताओं का संग्रह भी मिला था मुझे, वो मैंने जरूर पढ़ा। वो कैसा लगा? लगाव है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं, शायद मुझसे नहीं, शायद अनजाने में तुम अपने आप को बताना चाह रहे हो कि तुम मेरे बिना भी जी सकते हो। याद है अभी तुमने एक बार गुस्से में कहा भी था ये। हाँ, याद। एक समय था अगर जब तुम मुझसे मिलने के लिए सब छोड़ देते। उस टाइम भी तुम अच्छी पोस्ट पर थे ना? हाँ, तब शायद मैंने प्रायोरिटीज को पाला। तुम्हारे आगे कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं समझा। तो फिर अब क्या बदल गया अब है? शायद समय। याद है मैंने तुमसे एक बार कहा था, वक्त की कीमत जानो। समय निकल जाने के बाद वही है जिसे हम खोते हैं और कुछ नहीं। जब राह दिखे तो चल देना चाहिए, और जब चलने का समय हो, राह ना भी दिखे तो भी चल देना चाहिए। रास्ते मिल जाते हैं, पर बैठे देखते रहने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। तभी तो कह रही हूँ अब है थोड़ा समय और रुक जाओ। बहुत बातें करनी है मुझे तुमसे। अभी तो मुझे जाना है, लौट कर आऊंगा तो देखूंगा
यानी मैं अब है। तब तक तुम करो अब थोड़ी प्रतीक्षा। अभय, अभय, अभय। हाँ, तो मैं कह रहा था कि प्रतीक्षा करना और कल्पना करने का अधिकार मेरा अपना ही है। कभी कभी यथार्थ में कुछ उल्लास नहीं रहता। अगर कोई प्रेरणा अगर होती है तो बीते हुए समय की याद, बिछड़े हुए सहयात्री। मैं व्यस्त रहा, अपने काम में बहुत व्यस्त रहा। मेरा ये कहना झूठ होगा कि मुझे बराबर नीचा याद आती रही। और कभी कभी अचानक ही बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में मुझे उसका कुछ कहा, कुछ किया याद आता है। और कभी कभी मैं यहाँ चला आता हूँ एक झूठी काल्पनिक प्रतीक्षा। जरा वो गाना फिर से लगा देना। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे प्ले को एंजॉय किया। आशा करता हूँ आप लोगों को ये प्ले बहुत अच्छा लगा होगा। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने पात्रों से परिचय कराते हैं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा देवदत्त जी को, जिन्होंने अभय का किरदार निभाया। इसके
बाद बुलाना चाहूंगा साक्षी शर्मा को, जिन्होंने नीरजा का किरदार निभाया। और मेरा नाम है कुशवाहा सम्राट, मैंने वेटर का किरदार निभाया। और इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा हमारे इस टीम को, जो कि हमारे बैक स्टेज में सपोर्ट कर रहे थे, चांदनी जी और अफ्ताब अंसारी। अब मिलाने का समय हो चुका है उनसे, जिन्होंने इस प्ले को डायरेक्ट किया, हमारे शिवम शर्मा सर। दो शब्द। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। अच्छा और इस नाटक को दो लोगों को करना काफी कठिन हो जाता है, जब समय कम हो, लोग इतने कम हो। तो ऐसे ही नाटक हुआ है, आप सब लोग आए तो बहुत हमें अच्छा लगा है। और इस नाटक को यहाँ करना, और उससे पहले हमने किया था यह नाटक 28 तारीख को किया था, पहला मंचन उसका, और वो कांदीवली में बाल भारती कॉलेज में हुआ था। वो नाटक हुआ था, वो 9 दिन के अंदर हुआ था, क्योंकि सुबह से शाम तक वो प्रैक्टिस चल रही थी, तो सबने करना था। और सबसे बड़ा योगदान इन सब लोगों का था, उन्होंने सुबह से शाम तक मेहनत किया। और अब आप भी सब लोग तालियां बजा देंगे। और अब हम उनको बुलाना चाहते हैं जिनकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं, और जो इसको शक्तिमान को संभाल रहे हैं इतने ज़्यादा समय से, और उनका नाम है आर्यन जी। प्लीज़ वो एक स्टेज पे आए। चाहते हैं कि कुछ आप नाटक में हमने तो ये पहली बार दूसरा अध्याय देखा, पहला अध्याय तो मैंने देखा नहीं। वाकई ये जो मैंने अध्याय देखा काफ़ी काबिल तारीफ रहा। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे इसमें ये लगी कि दो लोगों ने, सिर्फ 2 लोगों ने पूरे 1.5 घंटे हम लोग को बांध कर, ये सबसे काबिल तारीफ। और सबसे अजीज मेरे दोस्त, जिनकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, बहुत पुराने दोस्त हैं हमारे, बहुत प्रेम है हमारा, उनका नाम भी प्रेम है। प्रेम भाई। और हमारी मैडम आगे लक्ष्मी जी को नमस्कार, जो आए हैं यहाँ पे प्ले देखने के लिए। आप स्पेशल मुंबई यूनिवर्सिटी से आए हैं। जी मैम, आप भी एक बार आ जाइए। मैं बस यही ठीक हूँ, तो आपका प्ले अच्छा करा। आप कुछ कहना चाहते हैं प्ले के बारे में, कैसा लगा? कुछ 2 शब्द आप बोल सकते हैं। अच्छा है, आपने सही कहा कि 2 कलाकार जब होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है कि इंटरेस्ट को इतनी इंटेंसिटी से आप कैप्चर करके रखें। और एक्सप्रेशंस आपके बहुत अच्छे हैं, आपने काफ़ी रिहर्सल की हुई है, मेहनत दिखाई दे रही है। और मुझे यकीन है जैसे जैसे आप और करेंगे, वो जैसे पकता जाता है नाटक, तो थोड़ा कच्चापन तो शुरू में होता ही है, जैसे आप करेंगे वो और अच्छा हो जाएगा। आप करते रहिए और मेरी शुभेच्छाएं। थैंक यू। और कुछ लोग कहना चाहते हो नाटक के बारे में? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा नाटक, वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद।